नमस्कार, मैं ओम आनंद। आज मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ जो गरीब आदमी की, मिडिल क्लास फैमिली की आखिरी उम्मीद है। उम्मीद अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने इलाज को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर। मैं हूँ बीके हॉस्पिटल में। बीके हॉस्पिटल हमारे फरीदाबाद का इकलौता सरकारी बड़ा हॉस्पिटल है जो आम जनता के लिए है। आज मैं इसी हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें करूंगा यहाँ की पीएमओ सविता यादव जी से। सविता यादव जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे टीवी चैनल पर। आप एक महिला डॉक्टर हैं। आपने एक ऐसे वक्त में डॉक्टरी की होगी, जब पढ़ाई की होगी डॉक्टर की, जब एक लड़की साइकिल भी चलाती थी या बाइक भी चलाती थी तो बड़े आश्चर्य से देखा जाता था कि ये देखो कार चला रही है, बाइक चला रही है। और एक अगर फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर से या मेडिकल से संबंध रखता था तो ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होती थी। लेकिन अगर फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है और उस घर से कोई डॉक्टर बन जाता था तो बड़ी खुशी की बात होती थी। अब पूरे रिश्तेदारी में एक बात फैल जाती थी कि वही उसकी लड़की डॉक्टर बन गई। जी, तो आपका क्या बैकग्राउंड रहा? मेरा बैकग्राउंड मेरे फादर रिटायर्ड कर्नल हैं और मदर टीचर थे। तो और मेरे फैमिली में मेरे कज़न जो थे वो डॉक्टर थे। और उसके बाद मैं जब बनी तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, आप सही कह रहे हैं। घर के लोगों को बहुत खुशी हुई कि एक बिटिया हमारी वो भी डॉक्टर बन रही है। तो आपका सपना ही था या इत्तेफाकन डॉक्टर बनी? नहीं, मेरा बचपन से ही सपना था। सपना था। वो सपना किस रिगार्डिंग था कि मैं एक सम्मानित डॉक्टर बनूं, मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूं या एक सेविका डॉक्टर बनूं? मैं रोहतक में पैदा हुई, वहीं पर पढ़ी। और रोहतक में जैसा कि आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज है और उस समय पर वह इकलौता मेडिकल कॉलेज था। जी। तो कुछ मैं बचपन में बीमार भी हो गई थी और थोड़ा डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था मेडिकल में। और जो देखा कि उस समय क्योंकि छोटे होते हैं, सेवा भाव की समझ नहीं होती है, जी। लेकिन उनसे प्रभावित ज़रूर होते हैं कि उनको देख के कि ओके इतना बड़े डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे-ऐसे कि होता है। तो मतलब वो एक भावना और एक इलाज करने की धीरे-धीरे पता चला कि मेरे अंदर एक लोगों की सेवा करने की भी मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग तेज़ भावना भी है। तो वो भी मतलब पूरी हो जाती है, साथ के साथ एक करियर भी सेटल हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। जी। आपकी पहली अपॉइंटमेंट कहाँ हुई थी? मेरी पहली अपॉइंटमेंट विलेज धौज है फरीदाबाद में, वहाँ पर हुई थी। अब हम फरीदाबाद की बात करें तो आप बीके हॉस्पिटल में आई हैं। बीके हॉस्पिटल शुरू से एक बदनाम हॉस्पिटल रहा है, ये जनता का कहना है। वो मानते हैं कि बीके में ठीक से इलाज नहीं होता। आप इस हॉस्पिटल में कब से? मैं अभी पीएमओ के बतौर पीएमओ में मुझे पौने 4 साल या 3.5 साल ऐसे कुछ हुए हैं। जी। और उससे पहले मैं यहाँ पर मुझे हो गए होंगे कोई 10-15 साल, शायद 10-1 साल 12 साल में। बीके हॉस्पिटल हाँ। में। तो बीके हॉस्पिटल को लेकर आपका अनुभव क्या रहा? बीके हॉस्पिटल में एक्चुअली मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं यहाँ पर जब मेरी पोस्टिंग थी बीके हॉस्पिटल में तो उस समय कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी। मेरे साथ जो 2 अन्य डॉक्टर्स थे वे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, लेडी डॉक्टर्स थे। तो और पलवल भी फरीदाबाद के साथ ही था। जी। तो यहाँ पर बहुत पेशेंट्स आते थे और मुझे मतलब वैसे शाम को और जो काफ़ी रेफर, क्योंकि रेफरल सेंटर भी हो गया तो हर जगह से रेफर भी होकर आते थे। जी। और मरीजों की सेवा करने का और खूब काम करने का मुझे मौका मिला। मैंने कई साल, करीब तकरीबन 5 साल तो यहाँ पर एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जी। सर्व किया। और बाद में मेरा ब्लड बैंक में भी ट्रांसफ़र हुआ प्रमोशन होने के बाद। और
फैमिली प्लानिंग में भी मेरा बीच में एक बार वो तबादला हुआ था, करीब 2 साल मैं वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर के बतौर थी। तो वहाँ पर भी मैंने पूरी लगन से काम किया, दोनों सब जगह जहाँ भी काम किया तो पूरी अपनी मेहनत और क्षमता के अनुसार किया। पीएनडीटी था तो हमने मेरे कार्यकाल में हरियाणा में पीएनडीटी जो मेरे अंडर था उसमें हमने फरीदाबाद को टॉप पे लाया और हमारे को अवार्ड भी मिला, फर्स्ट रैंक पे आया। फैमिली प्लानिंग में भी हमने इसको जिले को बहुत नीचे से बहुत कई रैंक्स ऊपर हम लेकर आए और टॉप मोस्ट में हम लेकर इसको आए। बात करें ब्लड बैंक में जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ पर भी लाइसेंस कई सालों से पेंडिंग था, प्रीमाइसेस भी ख़राब थे, तो वो सारी भी मैंने वहाँ पर ट्रांसफ़र होते ही वो अपनी शुरू कर दिया ये काम। और विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर ही मैंने वहाँ इंस्पेक्शन कराया, प्रीमाइसेस न्यू प्रीमाइसेस में जगह में शिफ्ट हुए, सारा लाइसेंस दिलवाया, जल्द से जल्द जितना हो सकता था मैंने कुछ ही महीनों में लाइसेंस दिलवाया। उसके बाद वहाँ पर जो दूसरे जो प्लाज्मा और सारे पैक्ड सेल्स और ये सारी ये जो सेल्स, ये पैक्ड सेल्स, इस तरह के जो ब्लड जहाँ पर बनते हैं जी। वो हमने यूनिट स्टार्ट किया। पहले सिर्फ होल ब्लड था, इस तरह से हमने उसको अपग्रेड किया और नई मशीन्स लाकर सारा ब्लड बैंक का हमने उसमें बहुत बहुत सुधार लाया। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी। जी, यानी सुधार करने की वो क्या कहते हैं उसको, प्रक्रिया। नहीं, आपने सुधारा इसलिए आपकी प्रमोशन हुई, तो आपने अच्छा काम किया। लेकिन बीके हॉस्पिटल में हमेशा से सवाल उठते रहे हैं लापरवाही के। लेकिन मैं एक जो मुद्दा है मेरा कि एक इमरजेंसी होती है जहाँ पे आपातकाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और उस आपातकाल में अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में आता था, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेट दर्द का ही आएगा या कोई सर दर्द लेकर आएगा या हाथ की उंगली में कोई फ्रैक्चर आ गया इसलिए आएगा। इमरजेंसी में कोई भी केस एक्सीडेंटल ऐसा आ सकता है जिसकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि उसके पास 1 से 2 घंटे हैं मैक्सिमम, उस बीच में उसका अगर इलाज हो जाता है तो शायद वो बच जाए। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कई बार क्या देखा है कि इमरजेंसी से वो रेफ़र कर देते हैं आगे के लिए कि दिल्ली ले जाइए। दिल्ली जाने का मतलब है कि 1 से 1 घंटा करीब उसको यहाँ बीके तक आने में लगा, उसके बाद जो 1.5 से 2 घंटा लगेगा तो उसका टाइम तो ऐसे भाग दौड़ में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये परिस्थिति इस हॉस्पिटल में, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इकलौता हॉस्पिटल है, लोग सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो जब वो उनको ये सुनने को मिलता है कि जी आप आगे ले जाइए, तो बहुत नाउम्मीदी होती है और आदमी वहीं आधा हो जाता है। तो उसको लेकर आपने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे कि ये परिस्थिति ना आए, या आपकी कोई ऐसी मजबूरी है इस हॉस्पिटल्स की जो वो करना पड़ जाता है? ऐसा है कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है ये सेकेंडरी लेवल पर है जी। और सेकेंडरी लेवल कहा जाता है, कहने का मतलब जैसे कोई पीएचसी सीएचसीज हैं, सब सेंटर्स हैं, या कोई छोटा, इससे छोटा एरिया है जैसे एफआरयू है, वहाँ पर कोई केस नहीं संभल पाता है तो यहाँ आ जाता है। या फिर जैसे आपने किया बताया कि कोई एक्सीडेंट केस है वो भी यहाँ पर आता है। यदि यहाँ पर हम पूरा, पहले तो हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स द्वारा इलाज उसको मिल जाए जी। और जो भी है हमारे कैजुअल्टी में जो डॉक्टर्स हैं वो अगर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको दिखाते हैं। सरकार ने लगभग सभी विभागों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारे पास लगा रखे हैं, तो उनको दिखाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। और दवाइयाँ वगैरह सब हम ये उपलब्ध रखते हैं, उपकरण भी हैं। लेकिन अगर कभी जो आप रेफरल की बात कह रहे हैं, तो अगर कभी लगता है कि इस लेवल पर नहीं हो सकता, किन्हीं कारणों से ज़्यादा बिगड़ा हुआ केस है, ज़्यादा उसको हायर लेवल पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कुछ ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में ही, केवल ऐसी स्थिति में उसको रेफ़र किया जाता है। और
ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा रेफ़र किए जाते हैं। पहले से रेफ़रल रेट भी लो हुआ है और बहुत कम पेशेंट्स रेफ़र किए जाते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक पेशेंट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, उसको एक पेट में किसी ने चाकू मार दिया था, उसका आंतें बाहर आ गई थी, तो उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया कि भाई दिल्ली ले जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। और वो यहीं पास में ही एक छोटे से नर्सिंग होम में जाकर उन्होंने इलाज कराया। गरीब फैमिली थी, उसके खेत मकान सब बिक गए उनके गांव में। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती थी कि जब छोटा सा एक नर्सिंग होम ये काम कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं। ऐसा है कि देखिए मैंने जैसे बताया कि पूरी कोशिश की जाती है कि पहले तो यहीं पर इलाज हो जाए। जी यदि लगता है कि यहाँ पर इलाज करने पर पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी चांसेस हैं, या इसको ज़्यादा बड़े डॉक्टर या सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, ज़्यादा सुविधाएं जहाँ पर मौजूद हों, कहने का अर्थ मेडिकल कॉलेज कि मैं उसको भेजने की, और वहाँ पर इसका इलाज बेहतर हो सकता है, यहाँ पर इसकी जान को खतरा है या इसको अन्य कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, केवल ऐसी स्थिति में ही उसे हम दिल्ली के लिए जो सफदरजंग जैसे हमारा रेफरल सेंटर है वहाँ के लिए भेजते हैं। वो अगर यदि कोई मरीज अपने आप से चला जाता है तो वो उसको हम ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं करते। ज़्यादातर तो पेशेंट्स अपनी इच्छा से ही जाते हैं वहाँ पर, उनको ज़बरदस्ती प्राइवेट में कोई नहीं भेजता है। जी मुझे लगता है कि जैसे आपकी बातों से कि यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे एक कहते हैं ना ट्रॉमा सेंटर होता है, तो वहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर शायद नहीं है। अच्छा, यहाँ का जो फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, क्या कौन कौन से डॉक्टर्स प्रोवाइड कराने हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी देखिए ऐसा है कि डॉक्टर्स अगर कोई किसी भी तरह की डॉक्टर्स मैन पावर कह लें या उपकरणों की कह लें, तो उसके लिए जो हम लोग मैं खुद की बात करूँ तो हमने जो भी हमारी को लगता है कि हमारी कमियां हैं, हमारे पास अभाव है, उसके लिए हमने हेडक्वार्टर को यानी कि अपना डीजीएचएस मैडम या जो भी थे उनको हमने समय समय पर हमको अवगत कराते रहे हैं और उनसे अनुरोध करते रहे हैं कि वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाए। जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसकी उपकरणों या इसकी बात करें आईसीयू के लिए है जैसे, तो हमने उसके लिए स्टाफ के लिए बार-बार हमने उनको लिखा है, रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास केवल 2 एनेस्थेटिस्ट हैं। तो आईसीयू चलाने के लिए तो हमें उसके लिए पूरा एक केवल 8 बेडेड आईसीयू के लिए भी एक इंटेंसिविस्ट और करीब 4 एनेस्थेटिस्ट, 16 स्टाफ नर्सेज और ओटीएज, और ये काफ़ी सारा स्टाफ चाहिए होता है। हालांकि हमारे पास उपकरण हैं, लेकिन उनके अभाव में हम ये नहीं चला सकते, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 ही एनेस्थेटिस्ट हैं और हमारे दिन में यहाँ पर बहुत सारी सर्जरीज भी होती हैं। हमारी ऑर्थो की होती हैं, ऑर्थोपेडिक्स की, गायनी मैटर्निटी सर्जरी और दूसरी फैमिली प्लानिंग और अन्य आई वगैरह अन्य बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। तो ये संभव नहीं है कि 2 एनेस्थेटिस्ट ही 24/7 वो बाकी जगह भी कर सकें। कई बार इसी कारण से हमें अगर यदि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो हमें इस कारण से भी कई बार रेफर करना पड़ता है। आज की स्थिति में रिफॉर्म की बात की जाए तो इस हॉस्पिटल में आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। रिफॉर्म तो देखिए जो भी कुछ होता है वैसे तो ये सारा का सारा ऊपरी स्तर से यानी कि हायर अथॉरिटीज या सरकार द्वारा किया जाता है। और हाँ, क्या होना चाहिए इसकी शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कुछ और होना चाहिए, हो सकता है। तो उसमें क्योंकि वैसे तो ये सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल है तो उसके अनुसार तो जो बनता है कायदे से वो तो यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ जो आईसीयू हैं या एचडीयू हैं उनके लिए स्टाफ देते हैं तो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। और कुछ स्पेशलिटीज और के भी मेरे पास डॉक्टर जैसे मेडिसिन के हैं वो नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है। और रेडियोलॉजी भी जैसे अल्ट्रासाउंड और ये सब इसके भी हमारे पास नहीं है। यदि हमारे पास ये भी उपलब्ध हो जाते हैं तो मरीजों को बहुत सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मैम ने जो इतनी ईमानदारी से
अपना पक्ष रखा है। मैं चाहूँगा कि जो भी नेता हैं, जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, जो चाहते हैं कि वाकई में वो सेवा कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हॉस्पिटल जो है, कम से कम ये बीके हॉस्पिटल, बल्लभगढ़ और में एक हॉस्पिटल और है सरकारी, फरीदाबाद में मात्र 2 हॉस्पिटल हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन दोनों जगह पर ही ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जहां पर इमरजेंसी की अवस्था में, जहां पे इंसान को तुरंत इलाज की ज़रूरत है, जैसे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए या ब्रेन में कहीं चोट आ गई है। बीके बल्लभगढ़ में तो इवन हार्ट के पेशेंट का भी इलाज नहीं हो सकता। तो सरकार से मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ करें कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि दिल्ली जाने में इतना समय लग जाएगा कि वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। रेफ़र करने के बाद किसी को नहीं पता होता है कि उस जो रेफ़र होकर गया तो यहाँ से क्या हुआ उसका। तो हमारी उम्मीद है सरकार से कि वो मंदिरों पर और बाकी चीज़ों पर पैसा ना खर्च करके इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है। गरीब आदमी बीके हॉस्पिटल ही पर ही डिपेंडेड है। नमस्कार, मैं मैम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमें टाइम दिया और हमें बीके हॉस्पिटल के बारे में बताया, उसकी समस्या के बारे में बताया। धन्यवाद।